अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलें जी सर, एक अदद और सवाल आपके सामने है ऑपुलेंट फर्नीचर के नाम से। ये आपके पास आपकी आई कैप की बुक के अंदर भी है और एथिकल डिसीजन मेकिंग जो आपके पास चैप्टर 9 है उसके अंदर दो मॉडल्स आपके पास हैं सर। ये उसमें से जो पहला मॉडल था अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का, उस एथिकल मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में सवाल है और एक छोटा सा केस स्टडी है। आए सवाल को देखें और ये देखें कि जनाब वही वाली बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, थ्योरी के सवाल में बच्चा जो हमेशा पैनिक हो जाता है। सर आपको बहुत सारी बातें आपके सवाल के अंदर से मिलेंगी, इसमें एक 50-50 रूल आपने जो है वो यूज़ करना है जनाब। वो रूल ये है आपके पास कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप अगर तैयारी करके जा रहे हैं दोस्त, तो आपके पास जो है ना वो मॉडल आपको मालूम होना चाहिए क्या था, उसके बारे में भी बात करते हैं। और सर साथ में आपने ना अपने केस स्टडी को सही से इंटरप्रेट करना है। आधे मार्क्स आपके सवाल को सही से इंटरप्रेट जो है वो करने के, अगर आपने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया आपके लिए गेम आसान हो जाएगी। सर आए ज़रा सवाल की तरफ मूव करते हैं जनाब। कह रहा है ओपुलेंट फर्नीचर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्नीचर रिटेलर एंड हैज़ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड रिटेल शॉप अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप सिनेरियो के साइज से देखें इट्स क्वाइट हाइट, और आप उसको चीज़ें जैसे जैसे रीड करते जाएंगे पेपर में, अगर इस साइज़ का सिनेरियो आता है तो आप साथ साथ अपने पास ना कुछ बातें नोट करते जाइएगा। कह रहे जनाब द कंपनी डिजाइन्स एंड सेल्स प्रीमियम क्वालिटी फर्नीचर एंड हार्डवुड फ्लोरिंग। द कंपनी ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अवेयर ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इट कॉजेज इन डिफरेंट रीजन वेयर इट ऑपरेट्स। भाई कंपनी क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर ही बना रही है तो इनको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि हमारे काम की वजह से जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, दैट सी बात है, वो दरख्त वगैरह काट के जो है वो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना जंगलात के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रही है और उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। बड़ी कंपनी है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी बहुत बड़े स्केल पर होगा और इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़े स्केल पर होगा। कह रहे जनाब हाउ एवर द कंपनीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स डिस्प्ले अ हाई रिगार्ड फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न एज शोन इन देयर विजन। ये ज़रा बात याद रखिएगा, इस सवाल के अंदर जितने भी ट्रिपल ए के सवालात हैं, आपको एग्जामिनर ने कहा था जनाब आपने 7 स्टेप्स अपने पास जो है वो फॉलो करने हैं। सर उसमें शुरू के स्टेप्स में आपके पास ऑब्वियसली एक चीज़ तो ये आ रही होती है कि आप जो भी केस के फैक्ट्स हैं उनको स्टैब्लिश कर लें, सही है ना सर। दूसरा आपके पास आ रहा होता है और इसके बारे में अभी हम मजीद जब आंसर के बारे में बात करेंगे तो इस बारे में भी मजीद करेंगे डिस्कस। सर दूसरा आपके पास आ रहा होता है एनी एथिकल इशूज़ दैट यू माइट फेस। कोई भी ऐसा डिलेमा है जहाँ पे राइट रॉन्ग आपके लिए डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है या थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, तो वहाँ क्या करना है। और सर तीसरी चीज़ आपके पास थी द कंपनी के प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स। अच्छा मैं हमेशा बच्चों की बात बोलता हूँ, ज़रा ध्यान से ये बात सुनिएगा कि हमारे पास जो कंपनी का मिशन स्टेटमेंट होता है, कंपनी के चेयरमैन सीईओ की तरफ से कोई अगर बात बोली जा रही है या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई विजन स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह की है, तो वो हमारी कंपनी के नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स के अंदर आ सकती है। तो ये जो पॉइंट इसने बोला ना ये बहुत काम का है, मैं दोबारा रीड कर दूं। लिखा हुआ है द कंपनीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल डिस्प्ले अ हाई रिगार्ड फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न एज शोर इन देयर विजन। इसका मतलब कि जब आप स्टेप 3 कर रहे होंगे तो प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स के अंदर आपने ये बात बतानी है कि जनाब हमारी कंपनी की वैल्यूज में आता है कि हमने एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में एक हाई रिगार्ड जो है वो शो करना है। आगे बोल रहा है एट ऑपुलेंट फर्नीचर आवर विजन इज टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी फर्नीचर for all our customers across the globe while integrating environment friendly practices in the manufacturing of our products। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डिकोड करूं कंपनी के विजन स्टेटमेंट को, तो यहां पर वो दो इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा है। एक तो वो ये बोल रहा है टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फर्नीचर फॉर ऑल आवर कस्टमर, दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ आवर कंसर्न। कस्टमर के बारे में ध्यान करना कंपनी के लिए, ये भी एक कंपनी की मिशन स्टेटमेंट होती है। आपने शायद अक्सर औकात यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखी होंगी अमेज़ॉन के जो सीईओ हैं जेफ बिजोस की, जो हमेशा हर वीडियो में एक ही बात बोल रहे होते हैं कि जनाब हमारा सबसे जो प्राइमरी कंसर्न है जिसके ऊपर हमारा कंप्लीट फोकस है और उसके अलावा हम किसी और चीज़ की तरफ फोकस नहीं करते, इज़ टू हैंडल द कस्टमर सपोर्ट, और हमें कस्टमर को ना हाई क्वालिटी जो है वो करनी है प्रोवाइड। तो बहुत सारी कंपनियां इसको बहुत एग्रेसिवली जो है वो परसू कर रही होती है। एट द वेरी सेम टाइम हमारी कंपनी का एक काम और भी है कि हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो है वो परसू करनी है। तो ये दो काम हैं जो हमारी विजन स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, तो इसके बारे में किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं हो गई। तो ये 7 स्टेप्स में से जो तीसरा स्टेप है ना वो आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है कि सर आपने कंपनी के नॉर्म्स प्रिंसिपल और वैल्यूज़ के बारे में बात करनी है। दोबारा बता देता हूँ, कंपनी के प्रिंसिपल्स नॉर्म या तो कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में लिखा होगा या हमारी कंपनी के विजन में होगा या हमारे सीईओ या चेयरमैन ने कभी कोई बात बोली होगी तो एग्जामिनर इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। अगेन आप सवाल सही से रीड कर रहे हैं, आपका आधा सवाल सॉल्व हो गया। आगे बोल रहा है अ रीसेंट रिपोर्ट एंटाइटल्ड
कंपनीज कॉस्टिंग द इन्वायरमेंट पब्लिश बाय द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एक रेगुलेटरी बॉडी है ईपीए के नाम से, काफ़ी सारे मुल्कों में होती भी है, जिनका काम ये होता है कि जनाब वो ये देखें कि क्या इन कोई बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उस रिपोर्ट में बोला है जनाब कि ऑपुलेंट फर्नीचर वॉज क्लियर कटिंग वर्जिन ट्रीज ओवर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। कह रहा है बिल्कुल वो दरख्त जो नए लगे जिनको अभी तक ग्रो ही नहीं हुए, ये उनको भी इन्होंने जो है वो काटना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है इन्वायरमेंट को। और साथ में ये भी बोला है कि इफ़ दिस लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूड, अगर ये हरकतें इनकी ऐसे ही रही और अपने इंसान के बच्चे ना बने, देन साउथ एशिया वुड बी लेफ्ट विद सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डैमेज सच एज द लॉस ऑफ हैबिटेट, हाई स्ट्रीम टेम्परेचर्स, फ्लडिंग, डाइंग फिशेज विच कुड टेक डिकेड्स टू रिपेयर। तो ईपीए ने अपनी रिपोर्ट में बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की है कि अगर इन लोगों ने अपनी हरकतें सही नहीं की तो बहुत सारे जानवर, बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट लॉस हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बारिशें होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जाहिर सी बात है जो वहाँ पे लाइव स्टॉक है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा मैच भी कर रहा है, साउथ एशिया में ये सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कई सालों से फ्लडिंग के प्रॉब्लम को जो है वो फेस कर रहा है। आगे बोल रहा है जनाब, ये रिपोर्ट आने के बाद कंपनी को जाहिर सी बात है बुरा लगा होगा, दुख भी हुआ होगा, दर्द भी हुआ होगा। तो आगे से कंपनी ने अपने आप को डिफेंड किया बाय क्लेमिंग दैट इट सोर्सेज 55% ऑफ इट्स वुड फ्रॉम सस्टेनेबल सोर्सेज। उन्होंने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हैं, हम पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया, हमारा आधे से ज़्यादा वुड उन दरख्तों से आता है, उन फॉरेस्ट से आता है जो सस्टेनेबल हैं। सस्टेनेबल से मुराद ये है कि नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज होती हैं अपनी प्रैक्टिसेस लॉन्ग टर्म परसू करने के लिए जो रॉ मटेरियल, जो रिसोर्सेज यूज़ कर रही होती हैं उसको साथ साथ रिप्लेस भी कर रही होती हैं। तो सस्टेनेबल सोर्सेज से मुराद ये है कि जब हम दरख्त वहाँ से काट रहे होते हैं, जब हम अपना रॉ मटेरियल वहाँ से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसकी जगह पर दूसरे दरख्त भी प्लांट कर रहे होते हैं ताकि आने वाले वक्तों के लिए हमें उसका रॉ मटेरियल भी मिल जाए और एनवायरनमेंट को कोई जो है वो नुकसान भी ना हो। और साथ में ये भी बोला कि वी आर ऑल्सो एमिंग टू रीच 80% इन द नेक्स्ट 5 years। तो उन्होंने बोला नहीं भाई हमें तो बड़ा ध्यान है, हम तो अपना 80% ऑलमोस्ट हमारे पास जो मेजर रिसोर्स इनपुट होगा वो सस्टेनेबल जगह से आएगा। It also referred to its heavy contribution towards forest management and reforestation। और ये भी बोला कि भाई हम तो अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, हमारी कंपनी हर साल जंगलात की मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च कर रही होती है। अच्छा पहला AIA has recently joined the company as an assistant internal auditor। ये एक खातून हमने हायर की है। सर आपको कैसे पता खातून, या आगे बोल रहा है शी? एक खातून हमने हायर की हैं जो हमारी कंपनी में असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट के ऊपर आई हैं और बड़े अच्छे पैकेज के ऊपर आई हैं। अच्छा, शी इज़ असाइन टू वेरीफाई द सोर्सेज ऑफ वुड यूज ड्यूरिंग द लास्ट 6 months। उनको टास्क दिया गया कि मैडम ये मसला चल रहा है, ईपीए ने रिपोर्ट दे दी है, हमारी कंपनी इसको डिफेंड कर रही है, आपको हमने हायर किया हुआ है इंटरनल ऑडिटर के तौर पे, आपने ये काम करना है कि आपने वेरीफाई करना है कि जो दरख्त की लकड़ियाँ हमारे पास आ रही हैं वो पिछले 6 महीनों में कहाँ से आ रही हैं। बहरहाल उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया। And she has found that verification process regarding supplies of Forest Stewardship Council certified wood is not effective। कंपनी जहाँ से रॉ मटेरियल बाय कर रही है ना, वहाँ सप्लायर से एक सर्टिफिकेट भी मांगती है। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। ये मालूम करने के लिए कि भाई आपके पास जो आपने हमें सामान दिया है, क्या वो मार्केट में जो कंपनियों के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो उनको फॉलो करने के बाद आपने हमें सामान दिया है। जिस तरह बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनियां जब पाकिस्तान से माल बाय कर रही होती हैं तो दे इवन सेंड ऑडिटर्स जो पाकिस्तान में आके टेक्सटाइल मिल में जाके चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई इशू तो नहीं आ रहा, क्या एम्प्लॉयज़ को जो उस मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड मिनिमम सैलरी बोल रहा है क्या वो सैलरी उनको पे की जा रही है, क्या वो नॉर्मल दिन में 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई ऐसा लेबर प्रैक्टिस तो नहीं हो रही जो एब्यूसिव किस्म की हो, या कोई चाइल्ड लेबर तो यूज़ नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें जो है वो चेक होती हैं। तो इसी तरह इनके पास भी ऐसा ही है कि भाई जहाँ से माल आएगा ना वहाँ पर आपके पास एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पास आना चाहिए सप्लायर के पास से। लेकिन जाहिर सी बात है उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो इन्होंने चेक किया कि वो जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ना वो अफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब माल आ रहा है, सर्टिफिकेट जो साथ में आ रहा है उसको मान रहे हैं, चेक सही से नहीं कर रहे। आगे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम द डिस्क्रिप्शन ऑन इनवॉइसेस फॉर द वुड is accepted as sufficient evidence। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, काम की बात है। is accepted as sufficient evidence of sustainable sources। मतलब सप्लायर जो बोल दे, जैसा बोल दे हम मान लेंगे। वो बोलेगा हाँ भाई सही है, ये हमने माल भेजा, ये सही है, ये फला फला सोर्स से आया है, हम उसको एक्सेप्ट जो है वो कर लेंगे। कंपनी उसको चेक नहीं कर रही है। आगे बोल रहा है जनाब, शी ऑल्सो नोटेड
दैट स्पेंडिंग ऑन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो जो ऊपर कंपनी भरमबाजी में कह रही थी कि भाई हम तो पैसे खर्च करते हैं, ये रहा बल्कि सॉरी, कंपनी जो ऊपर बोल रही थी कि हम तो पैसे खर्च करते हैं, तो उन मैडम ने नोट किया कि जो आप पैसे खर्च करते हैं which in her opinion are meant to for sourcing wood rather than any supporting activity for forest management। वो कह रही है भाई यहाँ तो होशियारी मारी जा रही है, होशियारी ये मारी जा रही है कि वो जो कंट्रीब्यूशन आप जिसको फॉरेस्ट मैनेजमेंट की मद में बोल रहे हैं, वो तो बेसिकली आप नया सप्लायर या नई रिसोर्सेज देखने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और बोल ये रहे हैं कि आप कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे हैं। एंड शी हैज टेकन हर कंसर्न टू द CFO, टॉप लेवल पे अपना मसला ले गई, who has told her this is a way business is conducted। उन्होंने कहा मैडम आप अभी नई नई आई हैं, आपको नहीं पता, ये यहाँ की परंपरा है, कारोबार ऐसे ही होता है, हमें मत सिखाएं। एंड आगे लिखा हुआ है इन दिस इंडस्ट्री एंड आस्क हर नॉट टू हाईलाइट दीज इन हर रिपोर्ट। अच्छा भाई अगर ऐसा ही होता है तो रिपोर्ट में क्यों शो नहीं करना, लेकिन साथ में बोल दिया कि भाई मार्केट में ऐसा ही होता है, इस इंडस्ट्री का ये एक मार्केट प्रैक्टिस है, आपको नहीं पता, और ये ज़रा बाजू कर दें, रिपोर्ट के अंदर अपनी मेंशन ना करना। तो एक CFO अपने इंटरनल ऑडिटर को एक काम देता है और जब वो अपना काम पूरा करना स्टार्ट करती है तो उसको बोलता है कि ये बात रिपोर्ट में मेंशन ना करना, तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होगी। आगे बोल रहे 2 दिन बाद कंपनी ऑफर्स हर कंप्लीट हार्डवुड फ्लोरिंग अलॉन्ग विद रोजवुड फर्नीचर फॉर हर अपार्टमेंट एट अ 50% डिस्काउंट प्राइस। उन्होंने कहा मैडम आप फिक्र ही नहीं करें, आपके घर की फ्लोरिंग हम करवाएंगे, वो भी 50% डिस्काउंट के ऊपर। तो एक गिफ्ट हमने मैडम को भेज दिया है। गिफ्ट भेजना बुरी बात नहीं है, मैडम को आप भेज सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने पहले मैडम से एक ऐसी रिक्वेस्ट की है जो थोड़ी क्वेश्चनेबल है, काफ़ी क्वेश्चनेबल है। कह रहे जनाब शी सरप्राइज्ड, अब ये नहीं पता कि प्लेजेंट था कि अनप्लेजेंट था। शी सरप्राइज्ड सिंस एज पर दी कंपनी पॉलिसी दिस इज ओनली ऑफर्ड आफ्टर वन हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 2 ईयर। उसने कहा भाई ये तो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ऐसा गिफ्ट उस एम्प्लॉय को मिलता है जो 2 साल पुराना है, तो ये मुझे क्यों मिल रहा है, क्या मैं इतनी अच्छी हूँ? तो सर अब आपने सवाल के अंदर क्या करना है, आपने सवाल में वो 7 सवालात पूछने हैं जो 7 सवालात आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताए थे, जो AAA मॉडल के अंदर आपसे बोला गया है। सर ये 7 स्टेप्स आपको बताए गए हैं, इनफैक्ट 7 बोलने के लिए 7 हैं, बेसिकली 3 से 4 स्टेप ही। सर पहला स्टेप AAA मॉडल का ये बोलता है कि आप इस पूरे केस स्टडी के अंदर जो भी हमने जितनी भी कहानी रीड की है, जितने भी फैक्ट्स हैं उनको अपने पास प्रेजेंट कर दो। उसके बाद इसमें जो एथिकल इशू आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस ये आखिरी पैराग्राफ में आ रहा है, गिफ्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। एक इशू ये भी आ रहा है, बॉस ने बोला है कि भाई वो रिपोर्ट से बाहर निकाल दो, CFO ने बोला है, तो निकालना है कि नहीं निकालना, मतलब अपना काम ईमानदारी से करना है, जो मैंने ढूंढा है उसको पूरा करूं या जो उन्होंने बोला उसको पूरा करूं, वरना मेरा क्या काम। और फिर कंपनी के प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स, ये 3 एक बंच के अंदर आते हैं। चौथा स्टेप हमारे पास हुआ करता था टू फाइंड एंड टू इवेल्युएट कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बोला था, लेट मी से दिस अगेन थ्रू दिस लेक्चर, याद रखिएगा ये जो 4th स्टेप है इसमें बहुत एक आसान पॉइंट और बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि दैट यू हैव टू डू समथिंग न्यू, इट ऑल्सो मीन्स कि यू कुड मेंटेन योर करंट कोर्स ऑफ एक्शन। वो मैं एक सीजन में मैंने ये ड्रामा जो है वो एक लाइन जो है वो देखी थी, नेटफ्लिक्स पे एक सीजन है क्राउन के नाम से, जिसमें जो क्वीन होती है, क्वीन एलिजाबेथ की स्टोरी के ऊपर है, और एक दफ़ा मुल्क में कुछ मसले मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट हैंडलिंग इट प्रॉपरली, मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था। और उसको उसकी दादी जो है वो बोलती है कि यू आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर, यू आर अ क्राउन, प्राइम मिनिस्टर का काम है उसको जो है वो करने दो। तो वो बंदी जो क्वीन होती है वो उस ड्रामे के अंदर बोलती है कि जनाब फिर मैं कुछ ना करूँ। तो उसकी दादी जो होती है द क्वीन मदर, ऐसी बात है कई साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो बड़े मज़े का जुमला बोलती है। वो ड्रामे में वो जुमला मैंने सुना तो मुझे एक अच्छा लगा, वो दिमाग में बैठ गया कि समटाइम्स नॉट डूइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। तो याद रखिएगा, नॉट टेकिंग एनी एक्शन, एनी न्यू एक्शन इज़ ऑल्सो अ कोर्स ऑफ एक्शन। लोग इस बात को समझते हैं कि हमने शायद कोई नया काम नहीं किया तो शायद वो एक्शन के अंदर शामिल नहीं होता, वो इन एक्शन की मिसाल है। वो इन एक्शन की मिसाल नहीं है। समटाइम्स नॉट डूइंग इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब है कि एक पॉइंट तो फ्री का हो गया एग्जाम के अंदर। सर वो पॉइंट फ्री का क्या आपके पास हो गया कि मेंटेनिंग द कोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन इज ऑल्सो अ कोर्स ऑफ एक्शन। सर ये चौथा स्टेप होने के बाद आपने आगे के जो तीनों स्टेप है ना, उनको इस चौथे स्टेप के साथ जो है वो मैच करना है। सर क्या, किस तरह से मैच करना है? अब आपने अपनी कंपनी के नॉर्म्स को जो आपने पॉइंट 3 में ऊपर आइडेंटिफाई किए हैं, मैच करना है विद कोर्स ऑफ एक्शन, विद ईच कोर्स ऑफ एक्शन जो आपने एग्जिस्टिंग में मेंटेन किया हुआ है। सर छठा पॉइंट उसने आपको क्या बताया था जनाब, जब आप ये 5वां स्टेप पूरा कर लें तो आपने काम ये भी करना है,
यू हैव टू एनालिसिस ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। सही है, फैसला तो हम ले लेंगे, लेकिन हर फैसले का कॉन्सिक्वेंस, यार ये थोड़ा कोने में हो गया, क्या होगा। और आखिरी फैसला ऑब्वियसली, ये तो फ्री के मार्क्स हैं भाई, टेक द डिसीजन। ठीक है ना, हाँ ये स्क्रीन के ऊपर क्लियर है। चलें जी सर, अब इस सवाल को आगे बढ़ाएं। मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं थोड़ा सा इसको पॉज कीजिएगा। पिछला लेक्चर आप देख चुके हैं, वो लेक्चर देखने के बाद आप इस सवाल के ऊपर आ रहे हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो वाला लेक्चर पूरा करें, वो पूरी बात समझ लें, एक दफ़ा बुक रीड करें और ये वीडियो यहाँ पे पॉज करें और पॉज करके इसके आंसर पर जम मारें। अगर आपने ये आंसर पहले से ड्राफ्ट किया हुआ है तो एक दफ़ा इसका आंसर देख लें। एंड बाय द वे, अगर आपने इसका आंसर ड्राफ्ट कर लिया है, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। और ये वाला ऑफिशियल आंसर देखने के बाद आपके दिमाग में आता है कि यार मेरा आंसर तो अच्छा नहीं है, तो आपका आंसर वक्त के साथ अच्छा होगा। आप इस आंसर को देख के, इसकी अंडरस्टैंडिंग गेन करके अपने इस आंसर को रीड्राफ्ट करें एंड देन मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू विल इंप्रूव योर ओन वर्ड्स। ठीक है जी, चलें दोस्त आगे बढ़ें आंसर की तरफ। सर आए इसके आंसर के बारे में बात करें। ये हमारे भाई सवाल का जवाब है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन के ऊपर बड़ा कर दूं यार, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी सर, हमारे पास बोल रहा है दोस्त के एप्लीकेशन ऑफ दिस मॉडल। सबसे पहला काम एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। इसके जो 2 से 3 मार्क्स हैं ना, शुरू के 3 स्टेप्स, जिसमें आपने केस के फैक्ट बताने हैं, एथिकल इशू बताना है, मेजर प्रिंसिपल आपने बताने हैं। ये आधा सवाल तो आपका केस स्टडी के अंदर जो है वो डिपेंड कर रहा है। इधर आपने केस स्टडी रीड करी, इधर आपने ये सारे सवाल को अगर आपने सही से रीड किया, वो आधे मार्क्स आपके लॉक। तो अब ये 8 मार्क का सवाल आता है, 10 मार्क का आता है, 7 मार्क्स का आता है, आपकी ज़िंदगी आसान है। सर आइए देखें क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहला फैक्ट, ईपीए वालों ने एक रिपोर्ट इशू की है जो हमारी कंपनी के फेवर में नहीं आ रही। तो कह रहा है जनाब, ईपीए डिस्कवर्स कंपनी इज क्लियर कटिंग ट्रीज। सबसे पहला फड्डा यहीं से स्टार्ट हुआ था कि उन्होंने रिपोर्ट में बोला, तो फिर हमें परेशानी होना स्टार्ट हो गई। प्लस खातून जो हायर की थी, जिनका नाम AIA रखा हुआ है कोड वर्ड में, शी हैज़ रिजर्वेशन ऑन कंट्रोल ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल वुड सोर्सिंग। ये एक फैक्ट है जिसको CEO साहब झुटला नहीं सकते, हाँ छुपा सकते हैं, जो उन्होंने बोला कि भाई इस बात को अपनी रिपोर्ट में शामिल ना करें, लेकिन कंपनी की प्रैक्टिस जो है वो इफेक्टिव नहीं है। आगे इन खातून ने यह भी डिस्कवर किया दैट कंपनी हैज़ मिनिमल इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जो बाकायदा कंपनी बोल रही थी EPA की रिपोर्ट के डिफेंस में कि हम लोग तो बाकायदा कंट्रीब्यूशन जो है वो खर्च करते हैं, तो आपकी अपनी ऑडिटर ने ये ढूंढ लिया कि आप खर्च नहीं करते हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो ऑफर्ड एन अनड्यू फेवर। सर हमें कैसे पता अनड्यू था? हमने उनको फर्नीचर भेज दिया, क्या पता CFO साहब को अच्छी लग गई हो। नहीं जी, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से आपने फॉलो नहीं किया, प्लस आपने उनसे फेवर भी मांगा हुआ है। तो अब तो आपने उनको बोल दिया कि भाई मुझे जो है वो 6 महीने पहले ही, आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही जो है आपने उनके घर पे फर्नीचर वगैरह चेंज करवा दिया डिस्काउंट रेट के ऊपर, और साथ में आपने उनको बोल भी दिया कि रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं करना। सो दिस इज अ फैक्ट ऑफ द केस। व्हाट आर द एथिकल इशूज? देयर आर सो मैनी। कह रहा है कंपनी इज क्लियर कटिंग फॉरेस्ट कॉजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न। हम जो हरकतें कर रहे हैं उससे एनवायरमेंट को डैमेज पहुंच रहा है, रिपोर्ट के अंदर मेंशन है, और ज़ाहिर सी बात है आवाम को नुकसान भी उसका हो सकता है। सीनियर मैनेजमेंट ऑफर्स एन अनड्यू फेवर टू द एम्प्लॉई, जिसका काम ही ये था कि वो रिपोर्ट चेक करे। तो ये एक और एथिकल इशू है कि यार 2 साल पहले तो आप किसी को इशू नहीं कर सकते, आपने कैसे इस खातून को ऑफर कर दिया। एंड सीनियर मैनेजमेंट वांट्स AIA टू इग्नोर द रिजल्ट्स ऑफ आवर असाइनमेंट। मतलब जिस काम पे लगाया था और जो काम उस खातून ने पूरा कर लिया, तो अब आपने उसको बोला इसको आप जाने दें, छोड़ दें, हमारी रिपोर्ट के अंदर मेंशन ना करें। रिपोर्ट के अंदर मेंशन इसलिए ना करें कि भाई वो हमारी फील्ड में ऐसा ही होता है। सर व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स? जैसा कि मैंने आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ, CEO की कोई स्टेटमेंट आपके पास हो, कंपनी का मिशन स्टेटमेंट हो, कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में, या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई विजन स्टेटमेंट हो लिखी हुई, वो आप नोट कर सकते हैं। सवाल के पहले पैराग्राफ में वो भी थी। कह रहा है जनाब कंपनी मेजर प्रिंसिपल, सारे स्टेक होल्डर के बारे में बात करनी है। सबसे पहले जो खातून है, शी इज़ बाउंड टू शो ऑब्जेक्टिविटी इन सच सिचुएशंस। उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया, ऐसी बात है, CFO ने बात भी बोल दी है, साथ में गिफ्ट भी दे दिया, अब मैं क्या करूँ, सही क्या है और इसमें गलत क्या है। शी मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। CFO ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो बाउंड टू शो इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। याद रखें इस चैप्टर के अंदर आपके पास ये 5 किस्म के इसने आपको प्रिंसिपल्स भी जो वो दिए थे, जो एक प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ते हैं। सही है, खातून को तो ऑब्जेक्टिविटी शो करनी चाहिए, लेकिन जो हरकतें CFO साहब कर रहे हैं सर, वो हरकतें भी तो सही नहीं है। आप उनको बोल रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट में जो है वो आप चीज़ें मत मेंशन करें, साथ में आप उनको गिफ्ट भेज रहे हैं, तो आपकी भी प्रोफेशनल बिहेवियर और इंटेग्रिटी पे एक सवाल इशू जो है वो रेज हो गया। प्लस सीनियर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ वुड सोर्सिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्यों? क्योंकि आप ही ने तो लिख के दिया है शेयर होल्डर को।
आप ही ने तो बोला है कि भाई हम तो सब कुछ साफ सुथरा काम कर रहे होते हैं और हम इंटीग्रेट करते हैं हमारी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को, कस्टमर के लिए अच्छा प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। सर आगे मूव करेंगे अबाउट द ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में ज़रा आपने एक बात ध्यान से जो है मेरे भाई सुननी है। वो बात ये है जनाब, एक सेकंड मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ। अच्छा जी सर, जैसा कि मैंने पहले आपसे बोला, दोबारा बोल देता हूँ, याद रखें, मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन इज ऑल्सो अ कोर्स ऑफ एक्शन। ये हर सवाल में एक फिक्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एक टेक्निक के तौर पे, टेक्टिक के तौर पे अपने पास जो है वो ले लें। कह रहा है जनाब, द वुमेन शी कैन एक्सेप्ट द अनड्यू फेवर, टेक नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग। जिस तरह चल रहा है वैसे ही जो है वो ऑपरेट करें, गिफ्ट भी ले लें और रिपोर्ट के अंदर से मेंशन भी ना करें, नौकरी अच्छी जाएगी। शी कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग, शी कैन एक्सेप्ट द अनड्यू फेवर। अब फर्नीचर घर का लग तो गया है, लेकिन मैंने तो नहीं बोला था, इन्होंने खुद से भेजा है, आपका मसला। एंड डिस्क्लोज द फाइंडिंग इन अ रिपोर्ट। काट दें CFO साहब का, गिफ्ट भी गया अपने पास और रिपोर्ट के अंदर मेंशन भी कर दिया। कल कोई बोलेगा तो वो बोलेगी मैंने तो नहीं बोला था, इन्होंने खुद ही दिया, हमने तो जो इन्वेस्टिगेट किया वो सामने आ गया। तो जो वो ये काम भी कर सकती हैं, बहुत बैड सीन हो जाएगा। आगे बोल रहा है शी कैन रिफ्यूज अनड्यू फेवर एंड टेक नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग। वो ये भी बोल सकती हैं चलो भाई मैं गिफ्ट तो नहीं ले रही, ठीक है ना, आप मेरे घर पे ये वुड की काम वाम जो भी आप करवा रहे नहीं करवाएं, कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, मैं ऐसी खातून नहीं हूँ। लेकिन साथ में CFO साहब की बात भी मान लेंगे, यार चलो अब उन्होंने बोला है, शर्मिंदगी वाली बात है, नौकरी करनी है, रिपोर्ट ही उस बंदे को जो है वो करना है। और सबसे मुश्किल फैसला, फेवर भी रिफ्यूज़ कर दे और साथ में अपनी फाइंडिंग भी जो है वो डिस्क्लोज कर दे, तो पूरा कन्फ्रंट करने वाला जो है वो ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन है, इट्स हर चॉइस, बट लेट्स सी कि हर ऑप्शन हमारी कंपनी के नॉर्म्स के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। स्टेप नंबर 5, एंड देन व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज एक्शंस। सर स्टेप नंबर 5 के अंदर मूव करेंगे जनाब। स्टेप नंबर 5 में बोल रहा है मैचिंग नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज टू ऑप्शन। एक्सेप्टिंग द अनड्यू फेवर, बहुत अच्छा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। एक्सेप्टिंग द अनड्यू फेवर इज एक्सेप्टिंग इंड्यूसमेंट दैट इज विश दैट इज विद एन इंटेंट टू इन्फ्लुएंस। अगर आपने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये गिफ्ट का एक्सेप्ट करना ये शो करता है कि जो फेवर आपसे मांगा गया था आपने उसके ऊपर हाँ बोल दिया। एंड टेकिंग नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग इज कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। और अगर आपने रिपोर्ट के अंदर ये बात मेंशन नहीं की तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी पे भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि चलो CFO का तो प्रोफेशनल बिहेवियर और इंटेग्रिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने भी उनकी बात मान ली, तो आपकी अपनी ऑब्जेक्टिविटी और अपनी इंटेग्रिटी कहाँ गई है। दूसरा, एक्सेप्टिंग द अनड्यू फेवर इज एक्सेप्टिंग इंड्यूसमेंट दैट इज विद एन इंटेंट टू इन्फ्लुएंस। गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, बट रिपोर्टिंग द फाइंडिंग इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो इसका मतलब आपने अपना काम ऑब्जेक्टिवली और इंटेग्रिटी के साथ किया है, कोई आपके इस काम के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर सकता एक्सेप्ट ऑब्वियसली द CFO। रिफ्यूजिंग द अनड्यू फेवर इज रिफ्यूजिंग इंड्यूसमेंट दैट इज विद एन इंटेंट टू इन्फ्लुएंस। इंटेंट टू इन्फ्लुएंस से मुराद है कि गिफ्ट इस नियत से दिया जा रहा है कि हमारा काम हो जाए, but taking no action on the finding is again compromising integrity and objectivity. And the most difficult part to follow here, refusing the favor is also refusing inducement that is with an intent to influence, and reporting the finding is in line with the principles of integrity and objectivity. लेकिन जाहिर सी बात है इतना आसान तो नहीं होती रियल लाइफ, इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे सर, उस कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करना पड़ेगा। तो आए ज़रा उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करें जनाब। कह रहे जनाब, एक्सेप्टिंग द अनड्यू फेवर मे डैमेज द रेपुटेशन ऑफ दैट लेडी एंड टेकिंग नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग मे सपोर्ट एनवायरमेंटल डैमेज दैट द कंपनी इज कॉजिंग। आप याद रखें, अगर आपने फैसला नहीं लिया तो आप बोलते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, नौकरी बच जाएगी, लेकिन फ्लड्स आएंगे, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचेगा, तो आपके इस एक फैसले की वजह से जो डैमेजेस होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे और वो इररिपेयरेबल होंगे, क्योंकि ऐसी बात है ऊपर उसने सिनेरियो में बोला हुआ है कि कई साल तक आप उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। एंड शी कैन सेव हर सेल्फ फ्रॉम कैरियर थ्रेट, नौकरी पक्की हो जाएगी। इट विल ऑल्सो मेंटेन द क्लेम ऑफ द कंपनी एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और ऑर्गेनाइजेशन सभी खुश हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये फैसला अगर आपके कुछ मोरल स्टैंडिंग है तो आपके ज़मीर के ऊपर भारी है। एक्सेप्टिंग द अनड्यू फेवर मे डैमेज योर रेपुटेशन, कि वाह भाई गिफ्ट दिया था, एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब कल को भी हम कोई को ऐसा काम बोलेंगे जो कि अनप्रोफेशनल या ऐसा काम होगा जो सही नहीं होता, तो ये उस पर भी हाँ बोल देंगी और ये हमारी उस रिपोर्ट को जो है वो ओके कर देंगी। तो आपको ना फिर फ्यूचर में इस तरह से लोग आपसे, कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देगी कि शायद यही आपकी प्रैक्टिस है।
बट रिपोर्टिंग द फाइंडिंग मे बी अ स्टेप टुवर्ड्स फेयर एंड ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर. It may harm the lady's career in the company and it may also damage the reputation of the company. But यकीनन आपने ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट पहुंचा दिया रिपोर्ट के अंदर मेंशन करके, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है ईपीए वाले एक्टिव हो जाएंगे, वो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी थी. आगे बोल रहे हैं रिफ्यूजिंग द अनड्यू फेवर मे बिल्ड गुड रेपुटेशन फॉर हर. गिफ्ट मना कर दे भाई, कंपनी पॉलिसी में नहीं है. टेकिंग नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग मे सपोर्ट इन्वायरमेंटल डैमेज दैट द कंपनी इज कॉजिंग बट मे सेव हर फ्रॉम एनी करियर थ्रेट. सर इसमें ये होगा कि मेरी रेपुटेशन भी बच जाएगी, लेकिन मैं मेंशन भी नहीं करती ताकि मेरी जॉब भी बच जाए, तो खातून के दिमाग में ये बात आएगी और कंपनी का क्लेम भी मेंटेन हो जाएगा. बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट द एंड जो हाई मोरल ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है, रिफ्यूजिंग द अनड्यू फेवर इट विल बिल्ड गुड रेपुटेशन फॉर हर. रिपोर्टिंग द फाइंडिंग मे बी अ स्टेप टुवर्ड्स फेयर एंड ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर. आप देखिए एग्जामिनर अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, तो वो जब आप परेशान हो रहे होते हैं ना, सर मैं किन वर्ड्स में लिखूं, आप अपने नॉर्मल वर्ड्स के अंदर लिखें, इसमें परेशानी की बात नहीं है. इट मे हार्म द करियर ऑफ दैट वुमेन एंड इट मे ऑल्सो डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. और आखिरी स्टेप में इसने आपको ये बात बोली है, फ्रॉम द अबव एनालिसिस AIA will be able to balance out the consequence against primary principle. याद रखें, एथिकल डिलेमा, एथिकल प्रॉब्लम जब आपके सामने आता है, डिसीजन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते कि आप उसको येस या नो के अंदर बोलें. रियल लाइफ इज़ नॉट वाइट और ब्लैक इन कलर, रियल लाइफ इज़ इन ग्रे कलर. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन हु विल फाइंड हिम और हर सेल्फ इन दिस सिचुएशन. तो ये आपके पास एक सवाल है, कॉम्प्रीहेंसिव सवाल है, लेकिन ये कॉम्प्रीहेंसिव आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो बिल्डअप कर देगा. सो थैंक यू सो वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं.